हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से बीजेपी के नेताओं पर टिप्पणी करने और बिजली पानी के संकट पर राज्य सरकार को घेरने के मामले में बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी और कुलदीप धनखड़ ने जमकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस को घेरा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 4 जून को आने वाले नतीजों से गहलोत और कांग्रेस भयभीत है। अपनी झेप मिटाने के लिए कांग्रेस और उसके नेता ऐसे भ्रामक बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राजस्थान ने सभी 25 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीती हुई नजर आएगी। पानी बिजली संकट पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि डोटासरा और गहलोत एसी कमरों में बैठकर बयान दे रहे हैं, उन्हें धरातल पर जाकर स्थिति को देखना चाहिए। चतुर्वेदी ने कहा है कि राज्य सरकार पानी बिजली की आपूर्ति को लेकर गंभीर है। बिजली संकट के लिए गहलोत को जिम्मेदार ठहराते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि वह इस मौके पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। गहलोत सरकार के समय केंद्र सरकार ने जेजेएम के लिए 27,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन गहलोत 6,000 करोड़ ही खर्च कर पाए और इसमें से भी काफी हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। उन्होंने कहा है कि गहलोत की प्राथमिकता में पानी बिजली नहीं थी। गहलोत सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी कांग्रेस के आरोपों को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के आरोप निराधार हैं। मार्च 2024 तक के पात्र लोगों को पेंशन दी जा चुकी है। आचार संहिता खत्म होने के बाद बढ़ी हुई पेंशन भी देंगे। पटेल ने कहा है कि बजला सरकार ने 40% तक संकल्प पूरे किए। प्रेस वार्ता में मौजूद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप धनखड़ ने कहा कि हमारी सरकार पानी बिजली की समस्या को दूर करने में लगी है। हमने विधायकों सांसदों से परंडे प्याऊ लगाने का आग्रह किया। प्रदेश में जहां पानी का संकट है वहां टैंकरों के प्रबंध हो रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि किसकी बयानबाजी में कितने दम है। भीषण गर्मी के इस दौर में बिजली पानी के संकट के समय सियासत क्यों हो रही है। सवाल यह भी है कि 4 जून नतीजों को लेकर दोनों ही दल जो हार जीत के दावे कर रहे हैं उनमें कितना दम है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली पानी के संकट पर सियासत क्यों हो रही है, अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लोग एक बार को परेशान है, बिजली और पानी नहीं मिल पा रहा है, भीषण गर्मी है, 50 डिग्री को पारा पार कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं कि तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। आज की प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बीजेपी नेताओं के बयान सुनवाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं और उन कोल आधारित प्रोजेक्ट्स के ऊपर छत्तीसगढ़ से हमारे पास कोयला आता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ भी अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ भी उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन कोल के आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए कोल की जो हमारी माइंस थी उनके ऊपर अपने काम को खड़ा नहीं कर सके। हमारा आज इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हमारा उस पूरे 5 साल के दौर में हुआ। सरकार दिसंबर में बनी, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनी और यहाँ क्योंकि मानवता का हित है, राजस्थान की आवश्यकता है, राजस्थान के कोल हैं, तो सबको लेते हुए तुरंत ही फोन के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात होती है। उन्होंने उन सब फंड्स को, उन कोल्स के जो एक्सटेंशन बात थी उनको रजिस्टर करने का काम किया। आज कोल इंडिया का जो प्रोजेक्ट था 2019 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उन्होंने छबड़ा के लिए 1320, 800 का काली सिंध के लिए और 125 मेगावाट का गोला बीकानेर के लिए, कुल 2245, जबकि घोषणा उन्होंने की थी हम 6000 मेगावाट की घोषणा की थी। इसमें हालत ये रही, एक तरफ आपने 2245 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए घोषणा करने का काम किया, वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था वो उन्होंने रिलीज ही नहीं किया। इस कारण से प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए, केवल घोषणा बन के रह गई। और इसी तरह कोल बेस के जो इतने प्रोजेक्ट थे उनमें निजी विकासकर्ता उनको चयन करना था, वो चयन नहीं हो पाए। इस कारण से उसके ऊपर कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं हो सका। 2023 में फिर घोषणा की 1100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित, जिस पर भी कोई काम किसी तरह का शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं 2-3 आगे और लूंगा इन बातों को, लेकिन प्रकट करता है कि अशोक गहलोत जी आप केवल घोषणा वाले मुख्यमंत्री थे, केवल लगातार कोई ना कोई घोषणा करो, धरातल पर कोई नहीं पहुंची। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि आपने घोषणा की और उनके लिए जो मेटेरियल जरूर कराना था, जो कुछ भी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी वो तक आपने पूरी नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान की जनता आज इस भीषण गर्मी में पावर कट की परेशानी से लगातार जूझने काम कर रही है। इसी तरह
अभी भी बीजेपी की सरकार ने जो उन्होंने एक्स्ट्रा किया, बीजेपी की सरकार 3 महीने में 3,325 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना है। एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, लेवली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर बना करके इसके साथ 10/3/2024 को एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर 3,325 मेगावाट बिजली का हमें पूरा मिलकर के मिलने की बात होगी। इसके नियम कानून बन रहे हैं और 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट होकर के राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत भी राजस्थान सरकार के इनिशिएटिव के साथ हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने सब पूरे प्रदेश की जनता से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से और हमारे क्षेत्र के विधायकों से, सांसदों से आग्रह भी किया है कि हर विधायक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में परेडों का भी लगवाने हैं, साथ साथ वहाँ प्याऊ भी लगवानी, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी किया है। और ऐसा उन्होंने शोमने जाकर यहाँ जयपुर शहर में 2-3 स्थानों पर जाकर उसकी शुरुआत भी की है। तो ये एक वास्तव में हमने मानव के लिए नहीं, हमने जीव जंतुओं के उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य प्रारंभ किया है। और हमने एक नंबर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो प्रकाशित किया है या उसको हमने अनाउंस किया है 0141 222 0841। मैं आपके माध्यम से, पीसी के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि जो भी समस्या पानी बिजली की है उनको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं उनको आप अवगत कराइए। निश्चित रूप से अति शीघ्र उन समस्याओं का समाधान भी हम करने वाले हैं। साथ ही एक विषय अभी हमारे विधानसभा स्तर पर कुछ हमारे जो विधायकगण हैं उनसे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने अभी विशेष रूप से उनको निर्देशित भी किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो सरकार के तहत हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं पानी को लेकर, बिजली को लेकर, उनके लिए तत्पर हैं। मैं बताना भी चाहता हूँ अभी पानी के जहाँ जहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस है, जहाँ पानी कम मिल पा रहा है, वहाँ में विशेष रूप से टैंकर का प्रबंध भी किया है। और साथ साथ में पहली बार ऐसा हुआ है माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कि प्रत्येक, पहले अधिकारी जाते थे संभाग स्तर पर, जो प्रभारी सचिव है उनका प्रवास होता था संभागीय स्तर पर, लेकिन अब की बार जिला स्तर पर, साथ साथ विधानसभा के नहीं, हमने गांव में वो स्थान चयनित किए जिन गांव में पानी का बहुत अच्छा प्रबंधन था। ये 4 तारीख के बाद में जो ही आचार संहिता समाप्त होगी इसका तुरंत योगी पेंशनधारियों को बकाया राशि के रूप में जो 1 अप्रैल 2024 से ड्यू होगी का वितरण किया जाएगा। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि सामाजिक सुरक्षा के तहत हमारी सरकार आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है और अपने संकल्प के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आपको ये भी जानकारी है कि हमारे जो संकल्प थे, हमारी वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने इन 100 और 150 दिनों के कार्यकाल के दौरान करीब 40% तक संकल्प पूरे किए हैं, जिसमें एक संकल्प सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का भी था और हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। इसका वितरण और इसकी देय राशि 1 अप्रैल से थी और जो 4 जून को आचार संहिता समाप्त होगी इसका वितरण प्रारंभ हो जाएगा। कि राजस्थान में कोल के आधारित कई सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं और उन कोल आधारित प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी नेता हैं, स्वागत करता हूं आपका। और वहीं भीमराज जाखड़ हैं कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भीमराज जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब बिजली पानी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, बीजेपी नेता लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस सरकार थी, अगर आप लोग इस ओर ध्यान देते तो आज ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। पूर्व मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाए गए हैं। देखिए कुलवंत जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करने में जोर आता है। मैं जिस भाजपा नेता का अभी बयान सुन रहा था आपके माध्यम से, उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि हमने हमारी सरकार आने के बाद ये हमने प्री प्लानिंग की जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती थी, बिजली से परेशानी से राहत मिल सकती थी और स्वास्थ्य से जो समस्या उससे राहत, उसका कहीं जिक्र नहीं है। आरोप लगाने से भी आपको 6 महीने सत्ता में आयोगे, आप कराइए, फिर ये कभी आचार संहिता का हवाला देते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सीनियर हैं चेतन जी, बट जहां आपदा से जुड़ा हुआ विषय आता है वहां आचार संहिता कभी भी आड़े नहीं आती। आप चाहे लेटर लिख के चुनाव आयोग को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, पर वो काम इन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी को जब टाइम मिल गया चुनाव से
तब वो पंप हाउसों पे घूमने निकल गए। मेरा तो आपके माध्यम से कहना है कि सरकार यदि चाहती, मैं एक सवाल आपके माध्यम से, 18/12/2000 पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक कानून पास किया था, उसका विधेयक पास किया था, उसको आप लागू कर देते तो आज ये समस्या कम होती। आप धौलपुर का पावर ग्रिड था जो आपने अब चालू किया, वो आते ही बंद क्यों किया, उसको चालू कर देते। आपने जब सरकार आपकी आई तो हरियाणा पंजाब ने अपना 1200 क्यूसेक पानी काटे था, जो 10 जिलों के अंदर 2 करोड़ की आबादी को देता है, उसको आपने क्यों कम करवाया? आप उसमें अपना पानी पूरा करवाते। दूसरा बात ये करें, रोज यहाँ मौतें हो रही है, हीटवेव के कारण मौतें हो रही है। सरकार तो आंकड़े कल तक 4 ही बता रही थी। आज भी बीकानेर, सॉरी, अलवर, जयपुर, टोंक में 1-1 मौतें होती है, सीकर में 2 मौतें हुई हैं, कल भी 8 मौतें हो गई थी। सरकार इन पे तो कुछ करना ही नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है, काम करने परेशानी है। और ये आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा इसको कहा जाएगा। इस गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर दिल्ली का देख लीजिए। और इसके अंदर मैं एक पर्सनली इतना ही कहना चाहूंगा, ये पर्सनली व्यक्त है कि इसके अंदर जो जनता की लाइफस्टाइल है वो दोषी है। इसके अंदर जो अपने लाइफ कल्चर अपनाया है, इसी पे चलना, रोडें बढ़ाना और पॉपुलेशन बढ़ना और पेड़ों के अंदर दूध कटाई करना, ये इसके अंदर है। एक अभी कल पर लेख आया था, एक लेख है, उसके अंदर ये लिखा था 2018 से लेके 2022 तक 53 लाख ऐसे पेड़, बड़े पेड़, बरगद, नीम, पिंपल, ये पेड़ काटे गए हैं। और कई पेड़ तो ऐसे भी काटे गए जिसका मुकुट था वो 67 मीटर का था। तो सर जी, पेड़ जो कट रहे हैं ये भी अपने के अंदर इसके आपदा के लिए जो अपने काट रहे हैं वो जिम्मेवार है। सरकार इसके अंदर मैनेजमेंट हैज बीन फेलियर। सरकार का कहीं मैनेजमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पहले मीटिंग करती, अब मंत्री खुद सीएम जा रहे हैं, उनके अधिकारी नहीं आ रहे, अधिकारी तो मान नहीं रहे इनका कहना। लग नहीं रहा कि सरकार चल रही है या बीजेपी की सरकार है या लाल फीताशाही चल रही है, कहीं से सरकार फेलियर है। चिकित्सा व्यवस्था को आप देख लीजिए, चिकित्सा व्यवस्था 2.5 गुना ओपीडी के बढ़ गई है। सचिन शर्मा एक डेथ हुई थी जिसके अंदर इनके 2 विधायक आए थे, चुने, बाल मुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा। मैं वहां खुद मौजूद था उस धरने में। उन्होंने कहा था हम इस गरीब को मुआवजा दिलाएंगे, उसके गरीब में कमाने वाला नहीं है, बाप उनका पैरालिसिस है और छत नहीं है इस गर्मी में, आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला। महिलाओं का प्रसव हॉस्पिटल की लॉबी के अंदर बाहर बरामदे में हो जाता है, कहाँ है? जो प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है, कहाँ व्यवस्था है? कहीं व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आप इस तरह की व्यवस्था करके कौन सा आप राज अपनाया, पता नहीं, समझ से बाहर की बात है। लोग प्यासे मर रहे हैं तो, और जीव जंतु है वो प्यासे मर रहे हैं। चेतन जी भाई साहब हमारे बीकानेर से हैं, मैं आज बीकानेर की खबर पढ़ रहा था, तो बीकानेर के जू के अंदर जो हिरण है उनको ड्रिप चढ़ानी पड़ रही है। ये तो ठीक है, वो हिरण बेचारा बीकानेर के अंदर इसका चिड़ियाघर का था, और आप जहाँ ताल छापर जाए या गांव में जो ये खेतों में हिरण है उनका क्या हाल होगा, उसके बारे में कहीं बयान नहीं है। इंसान व्यवस्था कर रहा है, जीव जंतुओं पेड़ों का क्या हाल होगा उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। मैनेजमेंट इन्होंने क्या किया? मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ तबादला उद्योग यहाँ चला और रिश्वत का काम चला, भ्रष्टाचार पे काम कर रही है सरकार। और सरकार का कहनी है, अब मंत्री जी आरोप लगा, मंत्री जी एक बयान तो ये कहते थे कि हमने ये व्यवस्था, अब धौलपुर पावर ग्रिड इन्होंने आज चालू किया, पहले बंद क्यों किया था? तब जरूरत पता था कि ये परेशानी आएगी, तो जब इन्होंने प्यास लगी है, जब कुआं खोदा है, पहले इनका कहीं ध्यान नहीं था और कहीं ऐसी कोई मीटिंग नहीं ली कि अपने बिजली को कैसे, अपने जब प्रॉब्लम आई कैसे करना है। अब 10-15 दिन की परेशानी हो रही है, ठीक है, मानसून आ जाएगा और हम तो भगवान से ही दरखास्त करेंगे आप बरसी हो जाए, 1 घंटा बरस गया सब प्रॉब्लम खत्म भी कर देगा, वो उसको सब करना आता है। पर सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है और सरकार जनता की लाशों पे राजनीति कर रही है। जी चलो ठीक है, जिस तरीके से आपने तमाम बातें यहाँ पर रखी है, वैसे मैं बीजेपी नेता भी लगातार आपको सुन रहे थे, और डॉक्टर चेतन जी आपने तमाम बातें यहाँ पर सुनी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है। नहीं, जनता ने इनको इसीलिए तो विपक्ष में बैठाया, आरोप लगाए, इसीलिए तो सत्ता से बाहर किया है कि इन्होंने काम नहीं किया 5 साल तक। काम करते तो आज ये भी सरकार के अंदर होते, हम लोग विपक्ष में होते। पहली बात। दूसरी बात, कुछ 2-3 चीजें फैक्ट बताना चाहता हूँ, आरोप नहीं लगाऊंगा पिछली सरकार पर, लेकिन फैक्ट बताना जरूरी है। पिछली सरकार ने क्या किया था? प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए समझौते के कारण लौटानी पड़ रही है। बैंकिंग समझौता न होता तो आज प्रदेश में बिजली की ज्यादा दिक्कत नहीं आती। उत्पादन, प्रसारण और वितरण, इनके ऊपर 5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। और तो और बेहतर प्रबंधन से हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। बिजली आपूर्ति, मैं भी गांव में था अभी 5 दिन तक, सुदूर गांव में, पाली जिले के, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। मैं 5 दिन गांव में रह के आया हूं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता इनके बारे में जानती है। अब आता हूं आगे।
किस किस की बात बताऊं मैं आपको। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण राज्य के डिस्काम 88,700 करोड़ रुपए ऋण के साथ दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। और वो पार्टी आज हमारे को उपदेश दे रही है बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण बार आ गया था। समय पर ऋण ना चुका पाने के कारण बिजली कंपनियों पर 300 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई। जबकि वर्ष 2013 से 18 की तत्कालीन भाजपा सरकार ने उदय योजना के माध्यम से बिजली कंपनियों के 62,000 करोड़ रुपए अधिक का कर्ज अपने ऊपर लेकर उन्हें ऋण भार से मुक्ति दिलाई थी। अब आता हूं वर्तमान सरकार ने क्या किया। अभी हमारे भीमराज जी पूछ रहे थे, पूछना चाहिए, विपक्ष का काम है। वर्तमान सरकार ने सरकार के गठन होते ही करीब करीब 3,325 मेगावाट के करीब का एमओयू किया। हमारी सरकार ने आते ही बिजली उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न परियोजना सहित सौर ऊर्जा के 1,60,000 करोड़ रुपए निवेश के लिए राज्य के 3 विद्युत निगमों 6 केंद्रीय उपक्रमों के बीच एमओयू किया। इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है उसी का नतीजा है कि राजस्थान की जनता बिजली के मामले में कम से कम राहत महसूस कर रही है। अब आता हूं मैं पानी के ऊपर। पानी के ऊपर पूर्ववर्ती सरकार ने क्या, इस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अब कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, बीकानेर की बात की भीमराज जी ने, हमेशा हमारे यहाँ अप्रैल मई जून में नहर बंदी होती थी। जो आईजीएनपी नहर आती है बीकानेर संभाग में, पश्चिमी राजस्थान के 5 जिले से प्रभावित होती है और हमेशा नहरबंदी होती थी, पानी की भयंकर किल्लत होती थी। लेकिन माननीय भजनलाल जी की सरकार आते ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पहला निर्णय लिया क्या नहरबंदी नहीं होगी इस बारी। नहरबंदी नहीं होने से क्या फायदा हुआ है, इन 5-6 जिलों के गांवों के अंदर किसानों को पीने का पानी, खेती का पानी और पशुओं का पानी अपनी डिक्कियां फुल करके रखते हैं और अपना काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है क्योंकि सरकार संवेदनशील होती है, सरकार की नीति साफ होती है, सरकार की नीयत साफ होती है और सरकार के अंदर एकता होती है, नेताओं के अंदर एकता होती है, संगठन में एकता होती है। तो कंसंट्रेट होकर के देश राजस्थान की जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं और सरकार ले रही है और जनता को राहत में। पिछली सरकार में क्या था, आपस की लड़ाई के अंदर नुकसान हुआ राजस्थान की जनता का। ना पायलट साहब का कुछ बिगड़ा, ना गुड़ा साहब का कुछ बिगड़ा, ना गहलोत साहब का कुछ बिगड़ा, ना धारीवाल साहब का बिगड़ा। बिगड़ा तो राजस्थान की जनता का। इसी का नतीजा है कि आज ये विपक्ष में बैठे हैं। अब आता हूं स्वास्थ्य सेवा पर। जिस प्रकार से संवेदनशील सरकार ने जिलों के प्रभारी सचिव आज गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, ये अपने आप में सूचक है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। कल तो मैं एक वीडियो देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जयपुर की धरती पे निकले और एक एक पंप हाउस में स्वयं जाकर के जांच की, देखा पंप सुचारू रूप से चल रहे थे, कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी को कहते हैं पारदर्शी प्रशासन चलाना। किसी को साथ लेकर नहीं गए, पूर्ववर्ती सूचना नहीं की और उन्होंने देखा। लेकिन भीमराज, लेकिन ठीक है, लेकिन डॉक्टर चेतन साहब, ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है फिर? समाधान का समस्या की जिस प्रकार से माननीय कांग्रेस भीमराज जी आऊंगा आपके पास कर रहे हैं, हाँ, उतनी समस्या तो है ही नहीं। जनता में पानी के टैंकर की व्यवस्था की बात हो, हर घर नल योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नल गांवों के अंदर दिए थे, आज उसका फायदा मिल रहा है। मैं स्वयं बता रहा हूं, मेरे गांव के अंदर नल नाम की कोई चीज नहीं थी, आज हर घर में नल है। हाँ, पानी जरूर 4 दिन से आ रहा है या 3 दिन से आ रहा है, लेकिन पानी का कलेक्शन हम लोग कर लेते हैं गांव के अंदर और आराम से काम चल रहा है। किसी प्रकार की टैंकर की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और इस कारण से संभव हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के राजस्थान की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है ना, तभी तो ये संभव हुआ 3 महीने की सरकार में। नहीं तो इन्होंने तो ऐसी व्यवस्था छोड़ के गए हैं कि इनको ऐसा लगता था कि अगले 3 महीने में गर्मी के महीने आने वाले हैं और सरकार की बड़ी बेइज्जती होगी, सरकार की स्थिति खराब होगी। लेकिन इनकी सारी संभावनाएं विफल घोषित हुई है और सरकार ने जिस प्रकार से आम गरीब तक पहुंचने का प्रयास किया है, राहत देने का प्रयास किया है, ये राजस्थान की सरकार प्रशंसा की पात्र है। मैं तो कहता हूं
मैं गांवों में भी जाता हूँ, शहर में भी रहता हूँ। जिस प्रकार का कुशल प्रबंधन किया है, सबसे बड़ी चीज क्या है, कुशल प्रबंधन किया है, उस प्रबंधन का नतीजा है। कहाँ, ये जरूर है प्राकृतिक आपदा है, लू बीकानेर में हमारे ज्यादा पड़ती है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ लू का प्रकोप ज्यादा होता है और होता है, हर साल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको दूर करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्वयं लगा है, ठीक है भीमराव जी, अब अपनी बात रखिए आप। उनके लिए भी परिंदे लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, चूल्हे की व्यवस्था कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। ठीक है भीमराव जी बोलिए। विधायक कर रहे हैं, भाजपा का संगठन कर रहा है। हम तो पशु पक्षियों तक की जब सेवा करने को तत्पर रहते हैं, तो राजस्थान की जनता की सेवा में कहां हम पीछे रहने वाले हैं। ये पारदर्शी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की राहत प्रदान करे, क्योंकि दूसरी हमारी ड्यूटी भी है, हम कोई एहसान नहीं करे, हमारा कर्तव्य है। जनता ने हमारे को चुना है। जनता अगर परेशान नहीं होती है तो सरकार पहले परेशान होती है, और जनता को राहत देने का उद्देश्य जो सरकार का है उसमें हम पूर्ण रूप से सफल साबित हुए हैं। और आगे भी इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में इसी प्रकार से करती रहेगी। ठीक है भीमराव जी बोलिए। मैं, हमारे चेतन जी भाई साहब आईजीएनपी अकबर बोल रहे थे कि 70 दिन की बंदी होती थी। मैं इनको दोहराना चाहता हूँ, शायद भाई साहब पढ़ के नहीं आई। आईजीएनपी में मेंटेनेंस का काम होता था और भाजपा सरकार में शुरू हुआ था। और 70 दिन की बंदी इसलिए होती थी कि पंजाब में कैनाल का काम और राजस्थान में कैनाल का काम हो। जो 18,000 क्यूसेक के लिए नहर बनी थी उसमें कभी 12,000 से क्यूसेक से ऊपर पानी नहीं आता। और उसके यदि नहर जर्जर हो चुकी थी, उससे क्या है, दलदल की समस्या, क्योंकि जमीन के ऊपर पानी, सेम की समस्या। एक सेकंड रुकिए सर, वो आधा इसलिए काम है, वो काम इन्होंने रोक दिया क्योंकि वो फ्यूचर के अंदर काम आएगा, इन्होंने बंद कर दिया। तीसरा, इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश में टीबी की दवाएं 2 साल से नहीं मिल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे स्वास्थ्य को? और 6 महीने से पशुओं की जो फ्री दवाइयां थी वो आपने बंद कर दी। और जहां मुख्यमंत्री जी गए थे वो तो ऑटोमेटिक पंप था, जिसमें ऑटोमेटिक बिशनपुर से संचालित था। आप गांव का मुख्यमंत्री बोले कि फीडबैक लीजिए, आपके सचिव जा रहे हैं, वहां रिपोर्ट आई है कि 6 जिलों की रिपोर्ट है, बाकी की रिपोर्ट भी नहीं आई। और गांव के अंदर यदि पंप हाउस में निरीक्षण किया जाए तो पता चलेगा, चेतन जी आप भी ग्रामीण हो, का पानी कैसे आता है। ऊंट गाड्डे पे लोग पानी ला रहे हैं, वहां नलों में पानी नहीं आ रहा है। कहां से पानी लाओगे आप इस चीज का जिक्र करना भूल गए। बट मैं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य इन्होंने चिरंजीव योजना बंद कर दी, और जिसके कारण लोग त्राई त्राई से आयुष्मान कार्ड योजनाएं लेके आए। पूरे हिंदुस्तान में 36 करोड़ लोग पात्र हैं और 3.5 करोड़ के कार्ड बने, जिसमें 1,45,00,000 तो यूपी के कार्ड है। तो कौन सा लाभ दोगे आप जनता को? और कुछ नहीं है जी, इनको कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास जब दौरे, वो बाहर के दौरे बंद हो गए, तो यहाँ के दौरे करने, गाँव का भी दौरा करना चाहिए, खेत खलियानों का भी करना चाहिए। आज आप बात कर रहे हैं किसान मजदूर की, तो उनकी पता चलिए कि जो पेंशन भोगी थे, जो पेंशन है, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है पिछले 4 महीने से। उनकी पेंशन तो दिलवाइए आप लोग, करना क्या चाह रहे हो? कहीं से नजर नहीं है जी। सिर्फ थोती वाई लूटने से काम नहीं होता। आज जब लाशों का ढेर लगने लग गया हीट वेव से, जब मुख्यमंत्री जी दौरे याद आए, पहले कहां थे? पहले चुनाव में बिजी थे, मैनेजमेंट नहीं था इनके पास। जी सर। ठीक है डॉक्टर चेतन जी, अब देखिए वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई आपके पास मैनेजमेंट नहीं था। एक चीज मैं कहना, एक सेकंड में बीच में बोलूंगा। 18/12/2015 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मृत्यु निवारण और शीतलहर विधेयक 2015 पेश किया था। उसको कानून क्यों नहीं बनाएगा? वो तो केंद्र सरकार के अधीन था। आज उसके अंदर हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया, अनिल कुमार नंद ने बोला है कि आप इस पे काम कीजिए, उसको काम ही नहीं हुआ। तो आप उसके अंदर बोलना चाहिए, वो काम तो हुआ नहीं, उसका आप कहीं जिक्र नहीं करोगे। ठीक है लेकिन भीमराव जी, इस तरीके से आप देखिए आरोप प्रत्यारोप जरूर यहाँ पर होते हैं, लेकिन खास बात ये भी देखने को मिलती है कि जो परिस्थितियां भी बनी हुई हैं उसमें समस्या तो देखिए जनता के सामने आ रही है ना। अब बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने ठीक करके नहीं दिया, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सरकार में, आप कीजिए, लेकिन समाधान तो इसका नहीं हो पाएगा ना ऐसे। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, समाधान सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जनता की सेवा के लिए। आज आरोप लगाइए, आप कुछ भी कीजिए, बिजली, पानी और स्वास्थ्य तीनों मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए आप पिछली सरकार पे आरोप आप जिंदगी भर लगाते रहते हैं। केंद्र वाले नेहरू जी पे आज से तब का लगा, तो आप आज का जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। हमने क्या मैनेजमेंट किया, क्या व्यवस्था की, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है। पिछली सरकार ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। आप मैनेजमेंट करते तब आपको पता चलता। मैनेजमेंट कहीं से नजर नहीं आया, न कोई विशेषज्ञों की इन्होंने कभी राय ली, न कुछ किया, खाली फोटोबाजी के अलावा कहीं नजर नहीं आ रहा। गरीब मर रहा है, किसान परेशान है, किसान की फसलें बिक नहीं रही है, फसलों का भी इन्होंने पूरा खराब कर दिया। जो रेटे थी वो भी, इनका आज फसलों को रेटे नहीं मिल रही है।
कॉटन का पिछली बार प्रोडक्शन गिर गया था, अब की बार किसानों को कॉटन का जो BT6 मिलना था वो भी नहीं मिला इनकी सरकार, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। पर किया क्या इन्होंने, सरकार किसान तो आज फिर भी अदरजुल के अंदर लटका हुआ है, कर क्या रहे हो, समझ से बाहर की बात है। और ये बात कर रहे थे गाँव की, मैं पूछ रहा, मैं भी गाँव परसों चूरू था, तो हाल जो गांव का देखता हूं, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूं, किसानों को जो 6 घंटे बिजली मिल रही है वो भी ट्रिप करके मिलती है, और उसमें बिजली सिर्फ 5 घंटे ही आ रही है। किसान की फसल की बुआई की समस्या आ रही है, कर क्या रहे हो। और ये तो प्राकृतिक आपदा है, कोई ऐसा नहीं कह रहे कि बीजेपी कांग्रेस लेके आई, बीजेपी लेगी, पर प्राकृतिक बात है, मैनेजमेंट सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इसके अंदर बीजेपी फैल है, बीजेपी का मैनेजमेंट कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाल फीताशाही हावी है और नेताओं की चल नहीं रही है, नेता खाली आरोप लगा रहे थे। जयपुर की बात कर रहे थे तो इनके ही नेता ने बयान दिया था कि मैं बालाजी थोड़ी हूं जो पानी निकाल लाऊंगा, और कल ऊपर उनका बयान आया कि जयपुर के अंदर जो दरवे नीति बनाई गई थी उसके कारण जो भूमि का रिचार्ज होना था पानी, वो पानी रिचार्ज नहीं होगा, 250 ट्यूबवेल खोदे गए, सारे फेल हो गए। जो वसुंधरा जी ने एक भ्रष्टाचार के लिए खाली काम किया था, वो काम का उनके नेता ने उसकी पोल खोल दी। और वाटर लेवल की बात करते हैं तो वाटर लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और चाइना ने जब भी इसने ब्रह्मपुत्र नदी पे जॉर्ज बांध बनाया जो इतना बड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसके ऊपर केंद्र की सरकार ने एक व्यक्ति नहीं दिया, न कहीं विरोध जताया, न कहीं उसकी शिकायत की, और वो अपना पानी रोक रहा है। फ्यूचर भविष्य के लिए वो अपने लिए खतरा ही है, क्योंकि वो पानी अपना रोक लेगा, नदियों में पानी कम होगा तो भूमि का रिचार्ज कम होगा। और बांधों के अंदर, देश के बांधों के अंदर 30% मिट्टी जमा हो गई है। 10 साल सत्ता में आए हो गए, केंद्र सरकार ने कहीं एक गाइडलाइन ऐसी नहीं बनाई कि इन बांधों से मिट्टी कैसे निकाली जाए, क्योंकि उसका नापने का गेज तो वही है, पर मिट्टी तो पहाड़ से पानी आएगा, मिट्टी नेचुरल सी बात है साथ आएगी, उसको निकालने कहीं प्रबंध नहीं है। जो इंदिरा गांधी नहर का मेंटेनेंस था वो रोका गया है, उसकी गाइडलाइन यदि चेतन जी भाई साहब पढ़ लेते तो पता लग जाता कि क्यों रोका गया, क्योंकि 70 दिन की बंदी होती है। उस नहर बहुत लंबी नहर है, पंजाब के अंदर भी काम होना है, क्यों पंजाब सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ती है, राजस्थान में भी करना पड़ता है, उसको रोक दिया गया। वो भविष्य के लिए वो भी खतरा है। तो सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है, सरकार पूंजीपतियों के लिए आती है। और इनकी सरकार ने आते ही राजस्थान के उदयपुर में 50,000 पेड़ काटे गए। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो इन्होंने फोर्स लगा के काटे, तो उसका भी कहीं जिक्र नहीं करोगे। कानून के अंदर सरकार ने राज्यसभा में पास कर लिया, पर उसको कानून नहीं बनाया। कानून बनाते तो आज उसकी यहाँ लागू होता, तो प्रशासन को काम करना पड़ता, तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, सरकार मानवता दिखाए और जनता की सेवा। ये हीट वेव का दौर चल रहा है, मानसून 25 दिन बाद आने वाला है, तो 25 दिन का काम है जनता को राहत दिलाएं पानी, बिजली और स्वास्थ्य की। जी ठीक है, डॉक्टर चेतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। भीमराज जी लगातार बने हुए हैं। भीमराज जी, अब आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं। अब देखिए, चुनाव अभी भी अंतिम दौर पर चल रहा है, 4 तारीख को मतगणना भी होनी है। उस समीकरण के हिसाब से अगर बात करना चाहें, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप हर एक चीज को लेके, पानी बिजली ही नहीं और भी बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए प्रसमोहन जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान की 75% आबादी गांव में निवास करती है, और गांव की तरफ आज आप जो भी समाचार पत्र उठा लीजिए, जो भी मीडिया चैनल उठा ली, उसके अंदर एक चीज लिखा है, उस शहर का तापमान इतना है, उस शहर का इतना है। गांव का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। गांव के लोगों से आप सामंजस्य, सरकार बीजेपी बनाने में फेलियर रही है। हमेशा गांव में किसान मजदूर रहते हैं, उनको इन्होंने अत्याचार ढाए हैं। और 4 जून के नतीजों का जिक्र करेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो गाँव में जहाँ वोटिंग है बीजेपी के खिलाफ हुई है, क्योंकि इन्होंने आरक्षण हटाना चाहा, इन्होंने आदिवासियों पे खैर बरपाए, और इन्होंने किसान आंदोलन और 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों उठाया। आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चल रहा है हंसदेव जंगल को लेकर। 1,75,000 हेक्टेयर भूमि है, वो अडानी को दी जा रही है, और आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं, फोर्स लगा के ये गोलियों से मार रहे हैं, और विरोध करने वाले बोले नक्सली मार रहे हैं। आप उनको मार रहे हो तो आप उनसे बैठ के वार्ता कीजिए। वही किसान आंदोलन वाला फिर फार्मूला वही अपनाया जा रहा है। आप जो जनता को विरोध करना है, आप जनता के लिए, जनता से बड़े तो हो नहीं, जनता माई बाप होती है, लोग तो आप तो तानाशाही अपना रहे हो। तो ये चीजें इनके विरोध में जाएगी, और इसी का परिणाम आएगा, बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है, और देश में राम राज आएगा। किसान, मजदूर, मजले व्यापारी, गरीब, आदिवासी, दलित महिला इनकी आवाज बनेगी। आज एक बात बताइए, डॉक्टर चेतन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, अब देखिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप भीमराज जी ने यहाँ पर भी किए कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग फेलियर रहे हैं, आप लोगों का फेलियर रहा है सिस्टम, आप लोग नहीं कर पाए जनता के लिए। जनता देख रही है, 4 तारीख को चीजें साफ होंगी। चेतन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। प्रसून जी, हमारे भीमराज जी मित्र अभी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। छत्तीसगढ़ का नाम लिया इन्होंने। छत्तीसगढ़ भूपेंद्र सरकार
गठन होते ही सबसे पहले अडानी जी को बुलाया और उनको प्रोजेक्ट दिए। तेलंगाना सरकार का गठन होते ही सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने इनको बुलाया और प्रोजेक्ट दिए। तो इनकी कथनी और करनी में जितना बड़ा इनका अंतर है, इसी के कारण से ये जनता इनको नकार रही है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। राहुल गांधी जी जब मीटिंग लेते हैं तो 100 बार अडानी का नाम लेते हैं, अंबानी जी का नाम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सरकार बुला बुला करके उन लोगों को काम देती है। ये इन दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात, अभी भीमराव जी हमारे कह रहे थे राम राज्य आएगा। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। हमारे घर पे भी कोई कार्ड लेके आता है शादी का या किसी चीज का, अपन कभी उसको ये नहीं कहते हैं तेरे मैं आऊंगा नहीं, कार्ड रख लेते हैं और ये बोलते हैं हम आएंगे। लेकिन ये कांग्रेस का दूसरा पार्टी का था कि राम मंदिर के आमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। भारत की जनता ने इन चुनाव में ठुकरा, चाहे छत्तीसगढ़ चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, और वर्तमान लोकसभा के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी इस बार 30 सीटें भी लाने की स्थिति में नहीं है पूरे भारत में। इनके इंडी गठबंधन हालत है कि पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे की। ये इनका केरल में असर हो रहा है। केरल के अंदर ये कॉमरेडों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बंगाल के साथ लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल स्टेटमेंट दिया कि इंडी गठबंधन की जो 1 तारीख को मीटिंग और इसमें शामिल नहीं होंगी, सरकार में शामिल, सरकार तो बनने वाली भी नहीं है। तो कांग्रेस की विचित्र स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि कांग्रेस कभी जमीनी हकीकत को देखती नहीं है और ना समझना चाहती है। इनके शहजादे जो कह देते हैं वो कांग्रेस का ब्रह्म वाक्य बन जाता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रवाद का अपमान किया, जिस प्रकार से राम मंदिर का अपमान किया, जिस प्रकार से इनके सहयोगी ने सनातन को डेंगू, मलेरिया और बताया, उन सब बातों का जवाब देने के लिए जनता के पास अब समय आया है। लोकसभा के चुनाव के माध्यम से राजस्थान में पूरे भारत की जनता इनके कुकर्मों का जवाब दे रही है और जमानत जब्त की स्थिति में पहुंच गए हैं। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों के साथ जीत रहे हैं। ये सबको पता है, ये हमारे मित्र भीमराव जी को भी पता है, लेकिन मजबूरी है, बोल नहीं सकते यहाँ पर। जवाब दे रहा हूँ। पूरे भारत में जो लहर चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जिस प्रकार का माननीय प्रधानमंत्री ने अपने 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत कर करके, और मेरे को आज एक बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री जी ध्यान करने के लिए रामेश्वर जा रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव आयोग के, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई कि ध्यान नहीं करने दिया जाए इनको। क्या ध्यान पे भी पाबंदी लगाएगी कांग्रेस सरकार? ठीक है, भीमराव जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये इनकी हताशा का प्रतीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लास्ट 4 बात तारीख को तो स्थिति साफ होगी आप याद कि रखना, जनता किसके 4 पक्ष में माहौल तारीख को बनाएगी। जब परिणाम आएंगे, हमारे कांग्रेस के मित्र एक वाक्य लेकर आएंगे, 12:30 बजे के बीच में ये लेके आएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ कर दिया है। आप नोट कर लीजिए प्रद्युम्न जी, ये यही वाक्य अगर नहीं बोले तो मेरे को भी डिबेट में बुलाना, आप भीमराव जी भी आएंगे। नहीं, भीमराव जी तो कह इससे पहले भी ईवीएम वाला मुद्दा उठा चुके हैं, कई बार उठाते हैं। भीमराव जी तो प्रमुखता के साथ ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। प्रियंका वाड्रा ने ये कहा कि हम जीते तो मशीन ठीक है और हम अगर चुनाव हार गए तो मशीन खराब है। ऐसी सोच जिस पार्टी की और सहयोगी दलों की होती है, उनकी विदाई तय हो चुकी है। और हम तो चुनाव 4थे चरण में जीत गए थे, हम तो 4थे चरण में बहुमत आ गया था हमारे पास। अब हम 400 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये भारत की जनता, भारतीय एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से 400 पार लेके जाएगी। ठीक है, भीमराव जी जवाब दीजिए आप। एक शायर है को तो मैं सुना देता हूँ कि ऊंची ऊंची गांठ फटा लंगोट देख के मर गया भाजपा का वोट, सोचा था फटी बनियान पे नया शर्ट आएगा, क्या पता कि बाद में पतलून भी उतर जाएगा। जब ये 2014 में सत्ता में आए थे और जब ये बड़े बड़े वादे करके आए थे, और चेतन जी तो लंबे समय से राजनीति में कि हम किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे, मजदूरों को न्याय देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे और काला धन वापिस आएगा। कोई वादा हुआ पूरा? कुछ नहीं हुआ।
सब दूर गए, सब कुछ नहीं किया। और अडानी अंबानी की ये बात कर रहे थे, और जिन कांग्रेसी नेताओं ने बुलाया है उन्होंने ओमओयू किया है इनके साथ। औने पौने दाम में संस्थाएं नहीं लुटाई, कभी जे एयरपोर्ट दे दिया, कभी रेल दे दिया, कभी बेल दे दिया, कभी सेल दे दिया, ये नहीं दिए सर। आप पता कर लीजिए, आपको उदाहरण पेश कर देता हूं कि आप पढ़ लेना इस बात को। और चेतन जी मेरी बात में फर्क, गहलोत साहब से पूछ लीजिए, लाल एक कार्पेट नहीं, राजस्थान में बिछाया था। एक सेकंड, गहलोत साहब ने एमओयू किया था, औने पौने दामों में संस्थाएं नहीं दी थी। और आप सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ही कंपनी का नाम बता रहा हूं, आप पढ़ लेना। उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का काम था, भारत सरकार की कंपनी थी, 10,000 करोड़ को एसेट थे उसके, 10,000 करोड़ के 200 करोड़ में क्यों बेचेगी एक ही कंपनी? बाकी कंपनियों का जिक्र नहीं करूंगा, एक ही कंपनी को कहा, क्यों बाकी बताऊंगा तो नाम मिस हो जाएंगे और याद रहे ना रहे अलग बात है। बट मैं एक कंपनी का नाम बता रहा हूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर पढ़ना जाके कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या कहानी है, कितने में बेचेगी, किसको बेचेगी। और दूसरी बात, आप ईवीएम की बात कर रहे थे, मैं ईवीएम के बारे में बताऊं कि बेल और ईसीआईएल 2 कंपनियां ईवीएम बनाती हैं, और बेल के अंदर 60 डायरेक्टर हैं, जिसमें 4 भाजपा के आपके पदाधिकारी हैं। तब बताओ उनके बारे में क्या कहूं मैं? उनको कहूं कि बहुत अच्छा काम करेंगे या सवाल नहीं उठाए जाएंगे? और कितनी मशीनें गायब हुई उसका आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और आप कह रहे हो कि हमने इनको बुलाया, हमारी जिसने भी बुलाया हमने कभी संस्थाएं लुटाई नहीं है। और आप बताइए कि पिछली बार 70,000 करोड़ का बेनिफिट दिया था बैंकिंग सेक्टर ने 6 सार्वजनिक बैंकों ने, आप उसके 10% हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हो? अभी LIC का आपका प्रॉफिट आया 14% बढ़ के आया है, 40,166 करोड़, आप उसकी भी हिस्सेदारी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? 12,000 करोड़ रुपए जो PSU है जिसने पिछली साल का प्रॉफिट दिया था, उसकी भी बोले हम 10% हिस्सेदारी बेचेंगे, क्यों बेचोगे भाई? तो आप ये बताइए। और आप कह रहे हो कि हम काम कर रहे हैं, तो आप बताइए आज तक आपके नेताओं का किसी ने, पहले तो ये कहते थे क्या 3 काले कानून है वो किसानों के फायदे के लिए, जब मोदी जी ने किसानों के आगे झुक गए और माफी मांग ली, तब आप बोल रहे हो कि वो किसानों के फायदे के लिए हैं। और आज आई है, आज का पेपर में आई है, और आज से 1 महीने पहले तो ये खबर आई थी कि 7 साल का सबसे कम गेहूं FCI के अंदर स्टॉक है। और आज आई है कि अपने जो गेहूं का स्टॉक है वो गेहूं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्यों भाई? और कुरुक्षेत्र के अंदर अडानी का गोदाम बना है, उसमें लाइन लगी है साधनों की, उसके अंदर गोदाम भर रहे हो गेहूं के, आखिर क्या राज है इसका? राज बताओगे? आप ये बताओगे JM जोशी को जानते हो, जिसकी जो दुबई में दाऊद इब्राहिम का पार्टनर, उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी ओम बिरला चलाते हैं। और शरद मराठे और संजय मरीवाला, चेतन जी भाई साहब, नहीं आप तो कह रहे हो अगर फॉर्च्यूनर चलाते हो तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं फिर आप लोग? अरे कंप्लेंट की, मैं बता रहा हूँ, कंप्लेंट की है, कंप्लेंट की है, जब पता चलेगा कंप्लेंट भी किया, ऐसी नहीं है कंप्लेंट नहीं की है, पता कर लेना, मैं गाड़ी नंबर भी नोट कराऊं। और शरद मराठे और संजय मरीवाला, और आप BSc एग्रीकल्चर से हैं, आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में किसान ज्यादा समझता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर खेती करना बताएगा। शरद मराठे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने कहा था 3 काले कानून लाइए, और अभी भी देश में कोरोना फैला, अभी भी मौका है, उसका आप कभी जिक्र नहीं करोगे। और दूसरी बात और बता देता हूं, नोटबंदी किसके इशारों पे लगाएगी? और अग्निवीर इलाके जवानों की पीठ में क्यों छुरा घोंपा गया? और 2 साल कोरोना के अंदर जो अग्निवीर आर्मी की भर्ती रही थी उनको लाभ की भी नहीं दिया गया, और अग्निवीर से आप आर्मी को कमजोर करना चाहते हो। और विदेश नीति का हवाला, कौन सी विदेश नीति का हवाला कर रहे हैं सर? जब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है उस पर चाइना अपना कब्जा करता जा रहा है, आप उसका सफाई तो पेश कीजिए। पानी का मैंने अभी जिक्र किया था आपके आगे, और चाइना चारों तरफ से अपने घूमता जा रहा है, मालदीव को उसने अपने ओर कर लिया, POK के अंदर वो सड़क पक्की बना रहा है, तो आप उसको रोकना चाहिए था। 10 साल आप वो सत्ता में किया, क्या आपने? कभी नहीं किया। और महंगाई के कारण है, आप कह रहे हो कि महंगाई के कारण जनता को राहत, क्या राहत दिया आपने? कुछ नहीं दिया। किसान सम्मान निधि की आप अभी जिक्र करोगे, 2,000 रुपए पर हेक्टर बोनी महंगी हो गई है। और जो सब्सिडियां थी, जितनी भी आपने दी थी, वो सारी सब्सिडियां सर आपने कम कर दी। आप अन्नदाता संरक्षण योजना उसको घटा दिया, यूरिया सब्सिडी घटा दी, फसल बीमा योजना का प्रीमियम घटा, बजट 15,000 करोड़ था 14,600 कर दिया, खाद्यान्न स्टैंड मूवमेंट 13,200 करोड़ था उसको 7,075 करोड़ कर दिया। और राजस्थान में किसान सम्मान निधि का मैं आंकड़ा भी आपको खुद बता दूं, 2022-23 में 72 लाख 60 लाख किसानों को मिलती थी, 2023 में 61.37 लाख को मिल रही है। हिंदुस्तान में 2022-23 में 58.27 करोड़ लोगों को मिलती थी, 2023-24 में 38 करोड़ ही लोग कर दिए। क्या पहले आने वाले आंकड़े गलत है या अब वाले सही है? और नरेगा मजदूरों का आपने कभी सफाई नहीं की कि 10.73 करोड़ नरेगा मजदूरों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले थे उनको आपने क्यों निकाला? ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं, जवाब दे दीजिए चेतन जी, जवाब दीजिए। मोदी जी कहते हैं पहले तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कह रहे हैं मैं ठीक है चेतन जी बोलिए। तो अरे मोदी जी का बताइए, नाली से गैस बना के देश थोड़ी चलेगा। आप कुछ तो पढ़े, पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए। एजुकेशन सेक्टर हर बार गिरता जा रहा है। एक कहां की बात कर रहे हैं? नव भारत टाइम्स एक अखबार ने एक लेख छापा कि यूपी के अंदर 50,000 स्कूल बंद हो गए, दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है। कौन सा काम करने? अब कह रहे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करेंगे। अरे शिक्षा का लेवल तो मत गिराइए आप लोग, शिक्षा तो विकास की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेतन जी बोलिए, चेतन जी बोलिए।
आवाज पहुंच रही है चेतन जी मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। जी चेतन जी बोलिए। हाँ, हमारे भीमराव जी मित्र बड़ी किसानों की चिंता कर रहे थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट दबा करके रखी, लागू नहीं की, और लागू करने के लिए मंशा भी नहीं थी, क्योंकि किसान विरोधी सरकार थी कांग्रेस की। किसानों का कभी भला इन्होंने नहीं सोचा। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को सम्मान देने का काम किया। इन्होंने तो यूरिया तक की कालाबाजारी की। इनका यूरिया कहाँ जाता था? इनका यूरिया ये बताए हमारे को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके, नैनो यूरिया ला करके, जो इनके टाइम में लंबी लंबी लाइनें लगती थी यूरिया को लेने के लिए, DAP को लेने के लिए, और किसानों पे लाठियां पड़ती थी, वो बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता की। अब आता हूँ सीड के ऊपर। जिस प्रकार से सर्टिफाइड सीड बनाने का काम केंद्र की सरकार ने जितने प्रोजेक्ट दिए हैं RKVY में, आज तक 70 साल में कभी नहीं दिए, और उसी का नतीजा है कि TFL और सर्टिफाइड सीड राजस्थान के अंदर आज इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि किसान आता है, लेके जाता है, कहीं नहीं लगती, कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आता हूँ, भीमराव जी ने बड़ी बड़ी बातें की, अडानी जी, अंबानी के बारे में भी की, उस लाइन में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना लाई थी राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार का घोटाला इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पीने के पानी के लिए जो पैसा मिला 25,000 करोड़ रुपए, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उसमें भी इन्होंने लूट मचाई। और आज उसी का नतीजा है कि जहां जहां जल नल नहीं पहुंचा किसानों के घर में, गांव की ढाणी में, वो सबसे बड़ा कारण कांग्रेस सरकार थी, जिस जल जीवन मिशन में इन्होंने इतना बड़ा घोटाला राजस्थान में किया। 25,000 का घोटाला ईडी जांच कर रही है, नोटिस जा रहे हैं। अगर ये नहीं करते, जनता की सेवा करते रहे, ईमानदारी से वो पैसा खर्च कर देते। और तो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने DBT के माध्यम से किसानों को और बेनिफिशियरियों को डायरेक्ट खाते में जमा कराने का जो काम किया, उसके अंदर भी पिछले 5 साल इनकी सरकार में जो घोटाले इन्होंने किए हैं वो भी सामने आ रहे हैं परत दर परत, जो समय आने पर उनका खुलासा भी होगा। अब आता हूँ, इन्होंने और बात की, बड़ी चिंता की भीमराव जी ने, किसानों की चिंता की, नोटबंदी की चिंता की, पानी की चिंता की, जल के बिजली की चिंता की, सब चीजों की चिंता की। अगर ये चिंता करते अपनी सरकार के अंदर, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं है, इनको केवल आरोप लगा के अपनी राजनीति को करना है। इसी के कारण से जो पार्टी 400 सांसद लेकर आती थी वो 40 पे आ गई, और उनके मुख्य विपक्ष का दर्जा भी इनको नहीं मिला, जो इस बार भी नहीं मिलने वाला है। अब आता हूँ मेन बात, अभी इन्होंने बात की नोटबंदी की, इन्होंने किसानों के बारे में बात की। मैं बार बार कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी जाति धर्म देख के राजनीति नहीं करते हैं। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण का खेल इस समय खेला था, जिस प्रकार के इनके नेताओं ने भाषण दिए, जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के ऊपर कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसी का नतीजा है कि आज ये जनता के बीच में जाने के लायक नहीं बचे। दल का दर्जा मिलेगा? इनके अधीर रंजन चौधरी बंगाल के अंदर, खड़गे जी कहते हैं हम पार्टी से निकाल देंगे, वो पार्टी लाइन से खिलाफ बोल रहे हैं। वो पार्टी लाइन के खिलाफ पे नहीं बोल रहे हैं, वो आप लोगों की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस प्रकार की नीतियां आपने भारत में लागू करने की कोशिश की, जिस प्रकार के आपने मैनिफेस्टो के अंदर आपने जो क्या होता है बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद का खात्मा करेंगे। कौन है बहुसंख्यक राजा हिंदुस्तान के अंदर, और क्यों खात्मा करेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि सब हिंदुस्तान के नागरिक है और हर संपत्ति पे सबका समान अधिकार है? ये नहीं कहेंगे। इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत की संसाधनों पर पहला हक किसका है? नाम लेके उन्होंने कहा था मुस्लिमों का है। जबकि हम ये कहते हैं भारत के संसाधनों पर हर नागरिक का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का है। और ये क्या करेंगे अग्निवीर पे बात, जिन्होंने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। ठीक है भीमराव जी, अब देखिए तमाम आरोप कुछ बोलना चाह रहे हैं, भीमराव जी बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने जगह जगह पे घोटाले किए। और तो और इनके जो दलाल थे दिल्ली की गलियों में, जो रक्षा सौदों में घूमते थे, वो दलाल आज घर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस का घराना बिना सत्ता के रह नहीं सकता। और इनको ऐसा लगता है
कि भारत की सत्ता पे राज करना हमारा एक का अधिकार है, क्योंकि हम सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, एक चाय बेचने वाले का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, इनसे डाइजेस्ट नहीं होता है। इनकी भाषा देखिए, चुनाव के अंदर भाषण, इनकी भाषा देखिए, इनके शहजादे की भाषा देखिए, किस प्रकार से भाषण का इस्तेमाल ये करते हैं, किन किन शब्दावली का इस्तेमाल किया है। जिस व्यक्ति ने इमरान खान ने यूपी के अंदर कहा था मैं मोदी के बोटे बोटी कर दूंगा, उसको ये सांसद का चुनाव लड़ा रहे हैं, अभी इसी चुनाव के अंदर चुनाव लड़ा रहे हैं। इन लोगों ने वो सारे काम किए हैं जो तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी आवश्यकता समझती है। सैम पित्रोदा लंदन में बैठ के कहते हैं हम विरासत टैक्स लगाएंगे, वो नहीं कहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। कांग्रेस पार्टी उनसे बुलवाती है। जिस प्रकार से सनातन का अपमान करने का काम दक्षिण के स्टालिन और जो नेता करते हैं, ये कांग्रेस कहती है। सनातन डेंगू है, सनातन भीमराव जी बताइए, इन सब बातों को अब सनातन को लेकर इतनी बड़ी बातें उठ रही हैं, तो पहले से उठता हुआ आ रहा है। खो दिया है, इनके सहयोगी दलों ने आपा खो दिया है, और ये हार की हताशा में निराश लोग अब ये छोटी छोटी बातों पर आएंगे, ईवीएम पर भी आएंगे और बातों पर भी आएंगे, और ये भी ठीकरा फोड़ने का देख रहे किसके ऊपर फोड़े। अब इनकी लड़ाई क्या चल रही है? इनकी लड़ाई ये चल रही है कि हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़े। उस काम में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सारे नेता लगे हुए हैं, और एक दूसरे की लड़ाई 4 तारीख को दोपहर में आप देखना, इनकी जो लड़ाई वापस आपस में होने वाली, वो कहेगा उसने हरा दिया, वो कहेगा उसने हरा दिया। इसीलिए ये लोग हार रहे हैं और भारत की जनता इनको नकार रही है। ठीक है, भीमराव जी बोलिए। वो तो 4 तारीख को बताएगा कि बीजेपी की दुकान कितने पे सिमटेगी, और बीजेपी की जो अंतरकलह आरएसएस और बीजेपी की वो जनता जान चुकी है। मैं चेतन जी भाई साहब कह रहे थे किसानों का सम्मान करते हैं, तो 750 किसान जब किसान आंदोलन में शहीद हुए, कोई बीजेपी का नेता गया, वो तो आतंकवादी बता रहे थे, उनको खालिस्तानी बता रहे थे। जिनके लाल गए उनका पता, शुभकर्ण किसान के शहीद के सिर में गोली मारी गई थी, उसका पता किया कभी? उसकी जांच हरियाणा सरकार बंद करी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच बंद क्यों कर रहे हैं? उसकी हरियाणा बॉर्डर में लाख के पीछे से गोली, रिवॉल्वर से गोली मारेगी, उसका कभी जिक्र करोगे? नहीं करेंगे। और बीजेपी नेता अभी कह रहे थे, चेतन जी किसानों की बात कर रहे थे कि चेतन जी को मैं याद कर रहा हूँ, रावड़ा गढ़साना किसान आंदोलन भूल गए? हमने भी मुफ्त में जेलें, उसके अंदर मैं खुद शामिल था। 16 का किसान आंदोलन भूल गए, जिसमें 3 गाड़ नियत किसानों को गोलियों से बूंदा था। और रावला में भी किसान पानी मांग रहे थे, उसको भी नियत किसानों गोलियों से बूंदा था। और किसानों की ज्यादा बात मत कीजिए चेतन जी भाई साहब, आप 3 काले कानूनों का सच यदि गिरीश दलाल की रिपोर्ट पढ़ोगे तब पता चलेगा कि आपने किन किन लोगों को रिश्वत देने की पेश की। और जो 11 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी, उसमें कोई किसान नेता था क्या? कोई किसान संगठन था? कोई कृषि विशेषज्ञ था? एक भी नहीं था। बिग बास्केट, पंतजलि, महिंद्रा, टाटा, इन लोगों को तो आपने टास्क फोर्स में शामिल किया, वो किसानों को बताएंगे। आपका मकसद यही था किसानों को किसानों की जमीन छीन ली जाए और ये मजदूरी बन के रहे, हम पूंजीपतियों के लाभ करते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मेरे पास 300 करोड़ रिश्वत लेके आए और मैंने फाइल साइन करने से मना कर दिया। आप उसके छापा मार बैठे, तो उस कंपनी को छापा नहीं मारोगे? आखिर किसके थी बात कर रहे थे? मैं बताऊं, 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने किसने की? एनसीबीआरबी की रिकॉर्ड कहती है कि 1,04,56 किसानों ने आत्महत्या की। उसका जिक्र नहीं करोगे आप लोग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चेतन जी भाई साहब नोट कर लेना, मोदी जी लेके आए थे, केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें उसका प्रीमियम होता है, उसका 49% स्टेट देता है, 49% केंद्र देती है, 2% काश्तकार देता है। यदि स्टेट मना कर देता है तो योजना लागू नहीं होती। मोदी जी के गुजरात में लागू नहीं है, आंध्र प्रदेश में लागू नहीं है, बंगाल में लागू, राजस्थान में लागू है। और उसका 2021 का फसल क्लेम बकाया है। यदि किसान ने लोन ले रखा है तो आपका बैंक किसान पे पेनल्टी लगाएगा, कुर्की करेगा। एक रुकिए, और वो कंपनी पे ठीक है, समय कम है भीमराव जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है भीमराव जी, मैं रोकना चाहूंगा। 7 प्राइवेट कंपनियों ठीक है, समय कम है, करोड़ का घोटाला है। ठीक है। डॉक्टर चेतन, मालिक कौन है? और सरकारी कंपनियां नो लॉस ऑफ प्रॉफिट में। ठीक है भीमराव जी, डॉक्टर चेतन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहा है, लेकिन जनता की समस्या का, जो बिजली पानी की समस्या, उसको समाधान कैसे होगा, ये एक बड़ा विषय है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।